हेलो जी, शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबरें आई हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं और आपके भारत के नागरिक होने के नाते भी अच्छी हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 26 जनवरी यानी कि कल जो दिन था उसकी खबरें, और 27 जनवरी 2 दिनों की खबरें आज हम डिस्कस करेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे को रिपब्लिक डे क्यों कहा जाता है? देखो, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारा देश एक स्वतंत्र देश भी है और एक गणतंत्र देश भी है। स्वतंत्र यानी स्वतंत्र हो चुका लोकतांत्रिक देश भी, और गणतंत्र भी है। यानी लोकतंत्र में और गणतंत्र में क्या फ़र्क है, आज आपको मैं ये बताऊंगा दोनों बातें। गणतंत्र का मतलब होता है वह राज्य या देश जिसका जो सर्वोच्च पद होता है वो चुनाव होकर हुआ होता है, वह नामांकित नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? यानी जो हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है ना, वो राष्ट्रपति माना जाता है। और राष्ट्रपति है ना, एक तो जैसे वो नामांकित किया होता है, जैसे कि ब्रिटेन का राष्ट्रपति है, वो एक नामांकन किया हुआ राष्ट्रपति, नॉमिनेट किया जाता है, उसका चुनाव नहीं होता है। लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है। भले ही हमारे द्वारा चुने गए सदस्य जो संसद में भेजे जाते हैं वो जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं, लेकिन ये भी एक चुनाव की प्रोसेस के द्वारा ही होता है। यानी हमारे द्वारा चुने हुए सदस्य है वो अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करके राष्ट्रपति को चुनते हैं। फिर भी वो एक चुना हुआ हेड है, ना कि वो नामांकित किया हुआ। जो चुना हुआ हेड होता है यानी देश का सर्वोच्च चुना हुआ हेड होता है, तो उस देश को गणतंत्र कहा जाता है। तो हमारा देश इस हिसाब से गणतंत्र है, ठीक है। और लोकतंत्र का मतलब ये है कि संसद में जाने वाले सदस्य जो देश के लिए नियम और कानून बनाते हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा चुने जाते हैं। आपको पता है कि लोकसभा यानी और राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं, तो लोकसभा जो कि निम्न सदन है और जो कि कानून बनाने में जिसका ज़्यादा अहम योगदान है, तो वो आपके और मेरे मतदान के द्वारा चुने चुने जाते हैं। जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाती है, वो मतदान के द्वारा लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। और राज्यसभा में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से सदस्य जाते हैं। तो इसे कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र और गणतंत्र में ये फर्क है। तो भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसका सर्वोच्च पद राष्ट्रपति चुना हुआ होता है। अब इस 26 जनवरी से जो जुड़े हुए फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि इसको रिपब्लिक डे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 जो था उस समय पे लाहौर में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन। और मैं बता दूं, उस समय कांग्रेस पूरे देश को प्रेजेंट करती थी। आज वाली कांग्रेस नहीं थी, वो आज़ादी से पहले वाली कांग्रेस थी, ठीक है। इसमें और उसमें बहुत फर्क है। तो जवाहरलाल नेहरू को 1930 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। एक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 1930 के लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1930 का, 26 जनवरी को इसको इसमें घोषणा की गई थी कि हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे। यानी आज़ादी से पहले ही ठीक 17 साल पहले 1930 में यह घोषणा कर दी गई थी कि भारत 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाएगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाने की प्रथा 1930 से ही शुरू हो गई थी लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में। और यह घोषणा रावी नदी के किनारे हुई थी लाहौर में, वो भी रात को 12 बजे तिरंगा झंडा यानी तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था। उसके बाद से 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी भारत एक गणतंत्र राज्य होगा। और संविधान बनने के बाद, और एक और ख़ास बात है, जो हमारा संविधान प्रॉपरली भारतीय जनता द्वारा अंगीकार किया गया था, या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो सौंपा गया था भारतीय जनता को, या इसे पूर्णतः लागू किया गया था भारत में, ये भी ध्यान रखना। 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था, जिससे कि उस दिन पूर्णतः गणतंत्र बन गया था भारत, ठीक है। तो पूरी तरह से जो हमारा संविधान लागू हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी 1950 के बाद ही पूर्णतः गणतंत्र बन गया था भारत, ठीक है। आपने याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ये है, आज है 27 जनवरी, और 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेंबर डे होता है। इसका मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय यादगार दिवस। प्रलय यानी किसी भी तरह की प्रलय जो प्रकृति द्वारा प्रलय लाई जाती है, जैसे सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब, या फिर इंसान द्वारा प्रलय लाई जाती है, जैसे कि हिटलर ने यहूदियों को मारा था,
इस तरह की कोई भी पढ़ लिया जिससे कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई है और इंसानों की मौत हुई है, तो उस उनको डेडिकेट होता है ये दिन 27 जनवरी, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबर डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और इसकी जो थीम है वो रखी गई है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, ठीक है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि बुर्किना फासो के राष्ट्रपति को आज़ाद करने की सलाह दी है। ये बुर्किना फासो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसमें विद्रोही जो हैं, यानी कि बुर्किना फासो जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसमें विद्रोहियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया है और वहाँ के राष्ट्रपति को कैद कर लिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बुर्किना फासो के जो राष्ट्रपति हैं उनको तुरंत आज़ाद किया जाए और इसमें शांति स्थापित की जाए। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे विद्रोहियों द्वारा किस देश में राष्ट्रपति को कैद कर लिया गया था, तो वो था अफ्रीका महाद्वीप का बुर्किना फासो देश। और यह एक स्थल रूप देश है, यानी चारों तरफ से भूमि के देशों से घिरा हुआ, यह समंदर को नहीं लगता है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप बात ही छोड़ दो। दो जनजातियां हैं नॉर्थ ईस्ट की, एक का नाम है चकमा और एक का नाम है हुजोंग। ये चकमा और हुजोंग उत्तरी पूर्वी भारत की दो जनजातियां हैं। जो चकमा है ये बुद्धिस्ट को मानने वाली जनजाति है और जो हुजोंग है हिंदू धर्म को मानने वाली जनजाति है। इनका भी बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा हुआ है, बताता हूँ क्या अभी इनका मुद्दा उठा हुआ है। 1965-66 में क्या हुआ था, जो चित्तागोंग एक एरिया है बांग्लादेश में, वहां से ये भारत आ गई थी दो जनजातियां। आपको पता 1965-66 में और 71 तक क्या हुआ था, बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने फतूर मचा दिया था। तो सेफ ठिकाने को देखते हुए दो जनजातियां चकमा और हुजोंग जो दोनों थी ये भारत में आ गई थी। भारत में शुरू में यह लुसाई पहाड़ियां यानी कि लुसाई हिल्स में आई थी, जो कि मिजोरम में। यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लुसाई हिल कहाँ पे, मिजोरम में। और चकमा और हुजोंग कहाँ पे की जनजाति हैं, तो ये मिजोरम की जनजातियां हैं, यानी कि बांग्लादेश से आकर ये बड़ी संख्या में मिजोरम में बस गई और बाद में ये थोड़ी बहुत संख्या में अरुणाचल प्रदेश में चली गई। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आए तो मिजोरम आएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या हुआ है कि फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने इनको भारत की जनजातियां मानकर नागरिकता देने की सिफारिश की है। इन दोनों जनजातियों को भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं है, अभी भी रिफ्यूजी के तौर पर रह रही हैं। लेकिन इनकी काबिलियत को देखते हुए और इनकी देश के प्रति डेडिकेशन को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इन्हें नागरिकता दी जाए। ये है पूरा मुद्दा। इन दो जनजातियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होने के कारण इनको समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। इनके नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी इनको नागरिकता के जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो कोई भी नहीं मिला है और अभी तक यह शरणार्थी के रूप में यानी रिफ्यूजी के रूप में ही रह रही हैं। आपको उन्हें ध्यान में रखना है। 2021 की जनगणना में भी इनकी जनगणना नहीं की जा रही है, देख रहे हो। मतलब जब ये नागरिक ही नहीं है तो इनको जनगणना का पार्ट भी नहीं बनाया जा रहा है। एज ए रिफ्यूजी इनको भारत में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जनगणना में इनको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, चकमा और हुजोंग जनजाति को। इसके साथ ही आपने ध्यान रखना है 1955 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था। जो ये भी जो टाइम भी पूछ लेते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब बनाया गया था, तो जो ये 1955 में बनाया गया था और 2019 में इसे लेटेस्ट संशोधित किया गया है, यानी सबसे लेटेस्ट इसमें जो चेंज किया गया है तो 2019 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये था पूरा टॉपिक। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। 26 जनवरी को क्या है कि पद्म विभूषण और बहादुरी सम्मान दिए जाते हैं। तो आपसे यही पूछ लेंगे पद्म विभूषण कब दिया जाता है, तो पद्म विभूषण जो दिया जाता है वो 26 जनवरी को दिया जाता है। और जो गैलेंट्री अवार्ड है यानी बहादुरी सम्मान है सेना से जुड़े हुए, तो ये भी 26 जनवरी को दिए जाते हैं। पद्म विभूषण मैं बता दूं, जो पद्म विभूषण है भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान है, देख रहे हो। मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, एक तो आपका यही क्वेश्चन हो गया। लेकिन पद्म विभूषण इसके बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, देख रहे हो, बहुत बड़ा सम्मान है ये, यानी सेकंड नंबर पे है। एक ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। और इस बार जो पद्म विभूषण दिया गया वो लिस्ट वैसे तो लंबी है, पर जो सबसे मेन जो चर्चा में है, एक तो नीरज चोपड़ा को दिया गया क्योंकि ये गोल्ड लेके आए इंडिया के लिए भाला फेंक में, और एक कल्याण सिंह को दिया गया है, ठीक है। और जो सर्वोच्च बहादुरी या गैलेंट्री अवार्ड है वो परमवीर चक्र है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, जो बहादुरी के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मानित कौन सा है, वो है परमवीर चक्र, याद रखना। उसके भी बाद महावीर चक्र का नाम आता है
और अशोक चक्र आते हैं, फिर कीर्ति चक्र आते हैं। ठीक है, आपने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये थोड़ा लीक से हटके है। कैसे है? सेना से बाहर जो सर्वोच्च बहादुरी सम्मान यानी परमवीर चक्र इस बार सेना में भी नहीं है, फिर भी नीरज चोपड़ा को दिया गया। आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। आज के जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड है और जो भारत है, इस इंग्लैंड और भारत ने एक साथ मिलकर सस्टेनिंग फूड प्रोडक्शन अंडर इन्वायरमेंट, सॉरी यहाँ पे इन्वायरमेंट कर लेना, अंडर इन्वायरमेंट स्ट्रेस, यानी कि जो भारत और इंग्लैंड मिलकर भोजन का उत्पादन करेंगे और ये पर्यावरण के पैमानों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, इसको लेकर मीटिंग की है। डायरेक्ट पूछ लेंगे। अभी अपने जो फूड उगाने यानी फूड प्रोडक्शन है, यानी भोजन का उत्पादन किया जाता है, वो इस तरह से किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की केयर की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का ध्यान रखा जा सके। इस पॉइंट को लेकर भारत और इंग्लैंड के बीच में एक मीटिंग हुई है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। इसके साथ ही इस मीटिंग में इन दोनों देशों ने इंजीनियरिंग में, दवाइयों में और एक दूसरे के साथ तकनीक यानी टेक्नोलॉजी में भी सहायता की जाएगी, यह भी दावा किया है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक फैक्ट और बता देता हूँ। COP26 यानी जो इन्वायरमेंट को लेके हर साल जो सम्मेलन होता है विश्व स्तर पर, उसे बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP26। यह जो अभी 2021 में हुई थी, बीते वर्ष में, एक साल अभी मतलब 2 महीने पहले हुई थी ये। तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में ही हुई थी, यूके में ही हुई थी और ग्लासगो में हुई थी। तो आपसे पूछ लेंगे COP26 2021 कहाँ पे हुई थी, तो यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में हुई थी। आपने ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं, हम अभी जो कह रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है कि आप अपना विकास भी पर्यावरण के पैमानों को देखते हुए इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ी के जो पर्यावरण के फायदे हैं वो उनको मिल सकें, या जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप वो सब छोड़ जाएं जिसके वो बराबर के हकदार हैं। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कि आप विकास इन शर्तों पे ना करें कि आने वाली पीढ़ी को उसका भुगतान करना पड़े। आपकी विकास की ये शर्तें होनी चाहिए कि आप भी अपनी जो ये पीढ़ी चल रही है ये भी विकसित हो जाए, और साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को हम जिंदा छोड़ दें। ठीक है, या आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को हम छोड़ दें। ठीक है, और इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG को रखा गया है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो ये 17 हैं, और जो इनका टाइम पीरियड है ये 2015 से 2030 है। याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पीरियड क्या है, तो 2015 से 2030 है, और ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इनमें जो पहले 6-7 हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी को ख़त्म करना, जीरो हंगर भूखमरी को ख़त्म करना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि अच्छा सभी को स्वास्थ्य मिले, हेल्थ मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी मिले यानी सबको सब जेंडर को इक्वल माना जाए, क्लीन वाटर यानी साफ साफ पानी और पर्यावरण मिले, और क्लीन एनर्जी यानी कि अच्छी साफ सुथरी एनर्जी मिले। तो ये सब जो है ये गोल हैं, खासकर जो पहले के ये साथ, इन पे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है। और अभी तो भारत और यूके की मीटिंग भी हुई है, किस पे हुई है, यानी कि फूड प्रोडक्शन जो है, जो यानी कि भोजन का उत्पादन किया जाए वो पर्यावरण के पैमानों को देखते हुए किया जाए। इसके साथ ही चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट 4th बाघ संरक्षण सम्मेलन हुआ है, जो कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। और जो ये 4th बाघ संरक्षण सम्मेलन हुआ है मलेशिया में हुआ है। एक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, 4th बाघ संरक्षण सम्मेलन यानी कि 2022 का बाघों को बचाने वाला सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो वो मलेशिया में हुआ है। इसके साथ ही मैं बता दूं, भारत की तरफ से भी इसमें भाग लिया गया पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछ लेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट बाघों के संरक्षण के लिए कब चलाया गया, तो 1973 में। और जो इसको संभालने के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे भारत में बाघों को बचाने के लिए जो सबसे ऊपर की अथॉरिटी कौन सी है, तो वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व के
70%, यानी कि 70% जो बाघ हैं वो केवल भारत में मिलते हैं। देख रहे हो, हमारे देश में पूरे वर्ल्ड के 70% बाघ मिलते हैं, तो हमारे लिए ये सम्मेलन और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, आपने ये भी ध्यान में रखना है। इसी के साथ चलते हैं अगली न्यूज़ पे। विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। देखो, मैंने अभी बताया था आपको 2-3 दिन पहले कि जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, इसका नाम जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी जयंती के नाम पे डेडिकेट करते हुए इसका नाम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार रख दिया था। ठीक है, और ये 2022 के लिए किसको चुना गया? विनोद शर्मा को चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यह पुरस्कार उनको गुजरात में आपदा प्रबंधन में सराहनीय काम करने के लिए दिया गया है। तो ये भी पूछ लेंगे ये पुरस्कार उनको क्यों दिया गया गुजरात में काम करने के लिए, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात में उन्होंने आपदा प्रबंधन में जो सराहनीय काम किया उसके लिए दिया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंडाई फ्रेमवर्क, ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछने की संभावना है। सेंडाई फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क हुई थी, यानी सेंडाई घोषणा इसको कहा जाता है। यह किसको लेकर हुई थी? यह डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि आपदा के खतरे को टालने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की गई थी। डायरेक्ट पूछ लेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से रिलेटेड, आपदा से रिलेटेड, बैंकों से रिलेटेड, या विश्व स्वास्थ्य को लेकर। तो सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा के खतरे को टालने के लिए की गई थी। अब चलते हैं आज के अगली न्यूज़ पे। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार खबर है, सुन के बड़ा अच्छा लगा कि हमारे ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है कि मतलब जेंडर इक्वालिटी की ओर बढ़ रही है। मैंने अभी आपको SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 4th जो गोल बताया था वो जेंडर इक्वालिटी का बताया था, यानी कि सब जो जेंडर हैं उनको समान माना जाए। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 1956 का जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया। एक तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? तो 1956 में। इसमें भी संशोधन करके अब जो पिता की जो संपत्ति है, पिता की संपत्ति में पुत्र पुत्री को भी पुत्र के बराबर का हक मिलेगा। यह फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। अभी क्या बोला गया है, जो पुत्री है यानी कि डॉटर है उसको भी पिता की संपत्ति में 50% यानी पुत्र के बराबर की हकदार होगी वो, और ये हक उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पुत्र पिता चाहें या ना चाहें, ये हक उसको फिर भी मिलेगा। ये हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1956 के उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके अब पिता की जो संपत्ति उसमें पुत्री को यानी कि डॉटर को भी पुत्र यानी कि सन के बराबर का हक मिलेगा, 50% हक मिलेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। प्राइस, ये प्राइस क्या है? ये जो एक थिंक टैंक है प्राइस, और इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। पीपल रिसर्च ऑन इंडियंस कंज्यूमर इकोनॉमी, पीपल रिसर्च ऑन इंडियंस कंज्यूमर इकोनॉमी, यानी ये लोगों की एक रिसर्च होती है जिसमें इंडिया की कंज्यूमर इकोनॉमी पे सर्वे किया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म जो है ये है, और जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है उसको प्राइस बोला जाता है। यह मुंबई आधारित एक थिंक टैंक है कि तो यही पूछ लेंगे प्राइस कहाँ का थिंक टैंक है? भारत का, और भारत में मुंबई का है। और इसने अभी जो इसने रिसर्च जारी की है उस रिसर्च में इसने बताया है कि के शेप डिजाइनिंग के आकार की भारत की अभी आर्थिक रिकवरी हो गई है, यानी भारत की इकोनॉमी अब के शेप डिजाइनिंग की हो गई है। तो एक तो यही के शेप डिजाइनिंग क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो के शेप डिजाइनिंग ये होता है कि वह अर्थव्यवस्था जो कोरोना की महामारी के मार से प्रभावित होने के बाद भी वापस उभर आ गई है उसे के शेप की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी जो प्राइस है, पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, जो एक मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है, इस थिंक टैंक ने बताया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो के शेप में आ गई, और के शेप इकोनॉमी उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जो किसी भी महामारी के बाद, और अभी कोरोना ही महामारी चली हुई है, जो कोरोना की महामारी के बाद दोबारा से उभार लेने लगी है, दोबारा से सुधार लेने लगी है, यानी कि दोबारा से उभरती हुई वापस आ रही है, तो उसे के आकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
और प्राइस ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को के शेप इकोनॉमी कहा है। तो के शेप टर्म भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स की टर्म है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था से लेकर जो महामारी से उभर रही है। तो ये था 26 और 27 जनवरी का डिस्कशन, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।